हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जेई की डेट आ गई है, इवन नीट की भी डेट आ गई है। तो आपको अब अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। खूब सारे क्वेश्चन आप करिए, जिससे आपका जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं और टॉपिक आपको समझ में आने लग जाए। ठीक है, आज हम जो हमारी आज की वीडियो है बच्चों, ये वीडियो ही नहीं, मतलब ये मान के चलिए आप, ये मैं एक ऐसी सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एक डेप्थ में सिलेबस करेंगे। और जैसा मैंने पहले उठाया है थर्मोडायनेमिक इसलिए उठाया है बच्चों, क्योंकि ना थर्मोडायनेमिक से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो जेई चाहे नीट, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, बेसिक्स क्या है। कई बार ऐसा होता है मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ तो आप लोग कह सकते हैं यार ये पीवाईक्यू करा रहे हैं, थ्योरी आ नहीं रही है। तो मैं इसलिए एक बेसिक सीरीज, ये हम बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, जेई वाले भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं। इसके बाद जो हम पीवाईक्यू करेंगे, जो हम डीपीपी आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसको आप फॉलो करिएगा। आपके थर्मोडायनेमिक्स चाहे जेई नीट कोई भी एग्ज़ाम है, आप अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैनल पे नहीं है तो कहने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से जुड़िए, फ़ायदा ही मिलेगा। और जो हम कह रहे हैं आप उसको फॉलो ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स जैसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच हैं, उसमें एक ब्रांच है जो क्या काम करती है, जो काम करती है रिलेशन बनाती है हीट और वर्क के बीच में। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है हीट और वर्क के बीच में, वो थर्मोडायनेमिक्स दिलाती है। ठीक है, इवन आप ये भी कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, जैसे उन वेरिएबल का नाम अगर आपको बताऊं, आप आगे जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो थर्मोडायनेमिक में हम यूज़ करते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कह सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करे कंप्लीट स्टेट को, उसको हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है, और हमेशा जो स्टेट है मैक्रोस्कोपिक की, हम इक्विलिब्रियम अगर देखें तो वो हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो करते हैं हम जैसे जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनके टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। तो बच्चों जैसे मान के चलो आप अपनी केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ये आपका कोई एक सिस्टम है, मान लो ये आपका एक सिस्टम है, टेस्ट ट्यूब है या बीकर जो भी है, इसमें प्रैक्टिकल हो रहा है। तो बच्चों जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम के चारों तरफ जो हमारा और स्पेस है, मतलब इसके अलावा जो भी स्पेस है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। मतलब एक्सेप्ट सिस्टम, जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं आपकी, वो सब सराउंडिंग में आ जाएंगी। जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल वाला एरिया है वो सिस्टम है, तो उसके सराउंडिंग जो भी हो गए वो सब सराउंडिंग में आ गया। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये मैंने आपको बनाया है एक छोटा सा एग्जांपल से कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे सिस्टम और सराउंडिंग को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यूनिवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम मतलब जहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेड जहाँ पे, और सराउंडिंग एक्सेप्ट सिस्टम, और जितना भी आपका स्पेस है वो सब आपका सराउंडिंग कहलाया जाता है। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो वो यूनिवर्स कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक बच्चों सिस्टम तीन तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कंप्लीट बच्चों एनसीईआरटी को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, और एनसीईआरटी से ही आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज तो पार्ट 1 है, बेसिक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे और आप टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बच्चों तीन तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, नाम आपको दिख ही रहा होगा, ओपन सिस्टम, पहले को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, तीसरे को आइसोलेटेड। तो बच्चों कुछ हमने ऐसी प्रॉपर्टी देखी, ऐसा सिस्टम जो एनर्जी मास या एनर्जी मैटर को एक्सचेंज कर ले रहा है सराउंडिंग से, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। और जो हमारा एनर्जी मास को नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ऐसा सिस्टम
जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, एक बार इसका ओवरव्यू लें आप, तो ये मैंने इसकी एक टेबल बनाई है। एनर्जी मैटर जो है आपकी वो हमारी एक्सचेंज हो जाता है इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लोज में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो पाती है, और जबकि आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें वो कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पाता। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है हमारा। अब यहाँ पर एक्सचेंज करने, क्योंकि ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जैसे सिस्टम है, ये सिस्टम है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। ये जो बाउंड्री है हमारी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, अब ये बाउंड्री कैसी है? ठीक है, हमारा बच्चों 3 तरह की बाउंड्री होती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है। 3 या 2 तरह के मान के चल सकते हैं। एक को हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल ऐसी वॉल होती है जो कुछ भी आपके एक्सचेंज ना करे। ठीक है, दूसरी जैसे आप कह सकते हैं डायथेरिक। डायथेरिक एक तरह से बच्चों कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, तो कंडक्टिंग वॉल जो है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा एक ऐसी वॉल है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हीट को फ्लो होने देगा और मास को नहीं होने देगा। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि जो हमारी वॉल है, जो हमारी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वॉल हैं, वो क्या है? देखो, या तो हीट अलाउ करेगा, मैटर नहीं करेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो डायथेरिक वॉल है, जो हमारी डायथेरिक वॉल होती है बच्चों, वो क्या करती है? हीट को अलाउ करती है और मास को नहीं करती है। ठीक है, और वहीं पर अगर आप देखो एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक आपकी हीट को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। होते क्या है वेरिएबल, पहले इसको आप डिफाइन कर लीजिए। ऐसी क्वांटिटी बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जो हमें हेल्प करती है डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हमें सिस्टम को ज़्यादा डील करना है, तो सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाले जो भी वेरिएबल हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, और उसके बाद हमारा टेम्परेचर है। ये सारे जो वेरिएबल होते हैं हमारे, इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। ये सिस्टम को हमारा क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, या आप बोल सकते हो डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या बोल देते हैं? स्टेट वेरिएबल। ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं वो बेसिकली कितनी तरह के होते हैं? वो होते हैं आपके 2 तरह के। ठीक है, उन दोनों को करने से पहले बच्चों होता ये है, इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है, इनमें हम जो रिलेशन दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक की इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे आपका ये रहा, वही लिखा है मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल में रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे आइडियल गैस के लिए आप कई बार देखते हैं PB इक्वल टू nRT, ये हमारे PV और T में रिलेशन है, समझ रहे हैं? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमेशा हम क्या करेंगे? जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं उनमें रिलेशन देखेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत डेप्थ में ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगला देखेंगे तो हमें टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है? तो बच्चों 2 तरह के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखा है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ऐसे वेरिएबल नाम से पता लग रहा है, देखो इंटेंसिव वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ मास होते हैं। ऐसे वेरिएबल जो मास पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करेंगे? जो मैटर पे भी डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे साइज है चाहे मास है, उसको हम इंटेंसिव कहते हैं। एक्सटेंसिव किसे कहेंगे फिर भैया? एक्सटेंसिव उसे कहेंगे बच्चों जो साइज पे डिपेंड करेगा या जो मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, याद करने का तरीका देखो, इसमें इन छिपा है, इन मतलब इंडिपेंडेंट और एक्स मतलब जो डिपेंड करेगा। हर किसी का एक्स उसके पीछे होता है, जो पास्ट है वो कभी नहीं छोड़ता है, हमें उसको भूल के आगे जाना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव जो है वो डिपेंड करेगा साइज पे, मास पे, और इंटेंसिव नहीं करेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल साइज का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया और उसको गर्म करके लिया। ठीक है, तो जैसे आपने गर्म किया तो बच्चों अगर आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जब आपने
जब आपने उसको दो अलग अलग बर्तन में रख दिया, ठीक है, आपने मास लिया और अगर आपने दो अलग अलग बर्तन या दो अलग अलग ग्लास में रख लिया, क्या आपका टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा? आप ये बताइए। अगर आपने टेम्परेचर को गर्म किया, ठीक है, और टेम्परेचर नहीं, पानी को गर्म किया और एक ग्लास में रख लिया, तो आप जब उसको अलग अलग करेंगे क्या उसका टेम्परेचर आधा हो जाएगा? तो बच्चों देखो, टेम्परेचर जो हमारा है वो हमारा मास आधा आधा थोड़ी होगा, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिजिक्स में भी लिखा है आपकी एनसीईआरटी में कि वो चीज़ अगर हाफ करने पे इक्वली डिवाइड हो जाती है तो उसको एक्सटेंसिव कहते हैं, अदरवाइज इंटेंसिव होगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को, उसका टेम्परेचर देखें दो ग्लास का तो बराबर ही तो रहेगा, तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी हो गई? इंटेंसिव। वहीं अगर आपने 1 किलो चीनी को उसके बिल्कुल आधा आधा कर दिया तो उसने भी आधा आधा हो जाना चाहिए। अगर आपने 1 किलो चीनी के 2 हिस्से किए तो जो 2 हिस्से किए वो आधा आधा किलो के हो जाएंगे। इसका मतलब मास क्या है? मास हमारा 2 पार्ट में बट गया, मतलब साइज पे, मास पे डिपेंड करने लग गया। तो मास कैसी प्रॉपर्टी हो गई? मास आपकी हो गई एक्सटेंसिव। ऐसे आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत बार ना बच्चों कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं, तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। देखिए, जैसे आपका इंटेंसिव के एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट, ये इंपॉर्टेंट है, मोलर हीट कैपेसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, प्रेशर, डक्टिलिटी, ये सारे जो हैं हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। ये हमारे इंटेंसिव जो है ये साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव कम है, जैसे वॉल्यूम होता है, मास हो गया, हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हीट कैपेसिटी, और हीट ये बहुत पूछा जाता है, एनर्जी है, एंथैल्पी है। तो मैंने केमिस्ट्री के बच्चों के लिए भी केमिस्ट्री के भी इसमें एग्जाम्पल रख दिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज पे डिपेंड करेंगी दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल। जो साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव, ठीक है। साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिव। या आप कह लो हम अगर उसके 2 पार्ट करें तो आधा आधा नहीं होगी, इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव में क्या होगा? जो डिपेंड करेगी साइज पे, विच आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ साइज, या आप कह सकते हैं ऑन द मास, मास पे डिपेंड करेगी, वो एक्सटेंसिव कहलाएगी। आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर किसी का 2 हिस्से करोगे तो वो इक्वली डिवाइड हो गई तो उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मास, वॉल्यूम, अभी अभी बताई हमने, हीट कैपेसिटी, ये सारी एक्सटेंसिव है। तो ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिख दिए। आप चाहें हमारे टेलीग्राम में नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप इसको डाउनलोड करके, या आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। बच्चों नोट्स तो अपने ही हाथ के होते हैं, दूसरे के हाथ के स्टडी मटेरियल हुआ करता है, मैं कई बार कहता हूँ आपसे। तो उसको खुद से बनाओगे तो पेजेस छोड़ते हुए चलिए, उसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती रहती हैं तो उसको एडअप करते रहा करो, ठीक है। आगे चलें, 2 रूल एनसीईआरटी में लिखे हैं। अगर आपका ए एक्सटेंसिव है, बी भी एक्सटेंसिव है, कोई 2 हैं ए और बी, दोनों एक्सटेंसिव हैं, तो अगर उनका आप रेशियो लोगे बच्चों वो इंटेंसिव होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? उनका जो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी करोगे वो एक्सटेंसिव ही होगा, समझ रहे हैं। अगर कभी 2 एडिशन में आ गया तो एडिशन सब्ट्रैक्ट में एक्सटेंसिव ही होगा और उसमें इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है थर्मोडायनामिक फंक्शन। देखो थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल ये हैं, जनरली आपको मैं बताऊं 5 ही होते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो होते हैं वो 5 ही होते हैं लगभग। हम उसको एनसीईआरटी में 5 ही लिखा है। एक जैसे आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे आप अभी आगे, और नंबर ऑफ मोल हो गया। ये हम जनरली लेते हैं। अब ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है भैया? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो आपने देख लिया, जो हमारे सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं बच्चों जो एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन बताते हैं, जो डिस्क्राइब किसे करते हैं? एनर्जी और एंट्रोपी। केमिस्ट्री में आप एंट्रोपी भी पढ़ते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं। और ये बेसिकली हमारे 2 तरह के होते हैं, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ऐसे पॉइंट और पाथ में क्या डिफरेंस है अब ये भी आना चाहिए। तो बच्चों जो पॉइंट फंक्शन है
पॉइंट फंक्शन हमारे, इसको कभी कभी हम स्टेट फंक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? स्टेट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो हमारे स्टेट पे डिपेंड करते हैं। कौन सी स्टेट पे भैया? इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उसको हम बोल देते हैं बच्चों स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है इनिशियल फाइनल मीन्स ऐसे फंक्शन जो हमारे चेंज को दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? चेंज को दिखाएंगे, उसको हम बोल क्या देते हैं? पॉइंट फंक्शन। और ये पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। पाथ के क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन या आप स्टेट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। और इनका अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल लोगे, मतलब पूरा एक साइकिल लोगे, जैसे ए से बी गया, बी से ए भी लेके आओगे, तो साइक्लिक जो इंटीग्रल होगा इनका वो क्या होता है? हमेशा उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रल क्या आ जाएगी? 0 आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी पढ़ते होंगे आप केमिस्ट्री में, उसका चेंज, ठीक है। गिब्स एनर्जी का चेंज, ये भी आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और 4 ही होते हैं मेनली, और एंट्रोपी का चेंज, ठीक है। ये सारे, और एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे बच्चों हमारे होते हैं पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन जो है वो ये बताता है कि जो पर्टिकुलर स्टेट है या जिस स्टेट पर आप पहुँचे हो वो कैसे अचीव हुई है, ठीक है। जिस स्टेट पे आप पहुँचे हो वो कैसे अचीव हुई है। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें बच्चों एक इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी हमारा क्या होता है? पॉइंट फंक्शन। क्योंकि कंजर्वेटिव जो हमारे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। और वही बात करें पाथ फंक्शन पर, तो पाथ फंक्शन ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं वो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। जनरली पाथ फंक्शन ये बताता है कि हाउ द पर्टिकुलर स्टेट अचीव, ऑब्टेन, आपने कैसे पर्टिकुलर स्टेट को प्राप्त किया, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल फाइनल के साथ साथ उस पाथ पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। और इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल है ये 0 नहीं आएगा क्योंकि पाथ पे डिपेंड करेंगे। और इसके फेमस एग्जांपल हैं बच्चों हीट एंड वर्क। बहुत सारे जब थ्योरेटिकल पेपर बनता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पाथ फंक्शन है, कौन सा पॉइंट है। तो हीट और वर्क हैं, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में आगे जाएंगे। अब पढ़ेंगे आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का जो मेनली अर्थ है या मीनिंग है वो क्या है? जहाँ पर सारी चीज़ें रुक जाएं। जैसे अगर आप फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ें, ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे फोर्स 0 है, कोई भी फोर्स ना हो इनबैलेंस। केमिस्ट्री के उसमें देखें तो केमिस्ट्री कहती है कि जितने भी फोर्स जितना भी आपका रिएक्शन का रेट है लेफ्ट साइड का वो राइट साइड के बराबर हो। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगी बच्चों? उसके लिए 3 इक्विलिब्रियम को होना जरूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल। थर्मल से आप टेम्परेचर कह सकते हैं। अगर कोई भी प्रेशर या फोर्स नहीं है उस सिस्टम में, 0 है, अनबैलेंस है, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, मैकेनिकल। और अगर कोई भी केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है या वेरी कर रहा है तो वो फिर हम वहाँ पे क्या कहेंगे? अगर कोई वेरी नहीं करेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कर रहा है तो नॉन केमिकल हो जाएगा। तीनों को जो किसी सिस्टम में अगर होंगी तभी वो क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम जो है हमारा, अगर ये थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल तीनों मिल जाएंगी तब हमारी ये क्या बनाएंगी? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आज का इतना ही थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा थी। कल से हमारा मैथमेटिकल पार्ट आएगा और बेसिक बच्चे यहीं से स्टार्ट होता है। तो कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं कि सर
बेसिक बताइए। तो कल से हमारे जो क्वेश्चन और बेसिक जो भी हैं, जो चीज़ें आएंगी धीरे धीरे आएंगी। तो कुछ एमसीक्यू हैं, पहले वो देख लेते हैं। 2-4 बेसिक एमसीक्यू उठाए मैंने, बहुत कम मिले, और ये क्वेश्चन सारे जेई और नीट या ऐसे एग्ज़ाम के ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं। और पहला क्वेश्चन जेई का अगर मैं आपको बताऊँ, और बहुत पुराना नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको डेट बता देता हूँ कब का है, रुकिए 1 मिनट रुकिए। ये आपका है 16 मार्च का शिफ्ट जो है हमारा, 16 मार्च 2021 का क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क आर, देखो अभी भी बताया था मैंने आता है करके क्वेश्चन, तो क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शन। हीट और वर्क क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी जेई का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, अभी भी बताया था, तो बी वाला सही हो गया। ठीक है, अब इसमें जो पहला लिखा है ना इन्होंने, इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेस, ये जरूरी नहीं है, अभी आगे आप पढ़ोगे साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, या चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, ये गलत है, क्योंकि एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, एंट्रोपी आपका पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन का हमेशा जीरो होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका सही ऑप्शन है, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन लिख सकता था। थर्ड लिख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन नहीं करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल। टेम्परेचर है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, तो वर्क नहीं करता, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, वर्क हो गया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट, इज नॉट कह रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल, एक ही बात है। देखो प्रेशर अभी भी बताया था, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, इंटरनल एनर्जी, तो गैस कांस्टेंट नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों ये थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ ये आपने आज सीखे होंगे, और कल से हमारा इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स है ये हमारी सब बेसिक है बच्चों, और कल से हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत अच्छे से चीज़ें आगे हम बढ़ाएंगे जब भी अगला लेक्चर इसका आएगा, और आप तब तक थर्मोडायनेमिक्स अपनी क्लियर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।